दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, लेकिन उन सब के बावजूद भी आप लगातार सवाल करते रहें और उन सवालों का जवाब इस अर्थ में खोजना शुरू कर दें कि दरअसल जो जवाब आएंगे रास्ता तो वही होगा, रास्ता वहीं से निकलेगा, समाधान वहीं से होगा। लेकिन सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है। जो जवाब आने हैं वह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी सवाल हो रहे हैं। जवाब चाहिए, और शायद यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी हो चली है कि लोकतंत्र का मतलब यही है। और लोकतंत्र ना हो तो भी लोकतंत्र की चौखट पे जाकर हंगामा या शोर इस तरीके से करेंगे कि इस बात का एहसास हो जाए कि हम तो लोकतंत्र के रक्षक हैं और देखिए डेमोक्रेसी इस देश में खत्म हो चली है। अगर डेमोक्रेसी खत्म हो चली है और जिस देश के भीतर में डेमोक्रेसी का मतलब चुनी हुई सरकार और जनता की भागीदारी होती है, तो फिर वो डेमोक्रेसी अगर नहीं है तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा? क्योंकि आज जिन सवालों के साथ हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उसमें दो तीन चीजें पहले साफ कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या गहलोत सरकार के पक्ष में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश आने वाले वक्त में क्या गहलोत सरकार के पक्ष में रहेंगे? यकीनन नहीं रहेंगे। कल जब राजभवन का घेराव देश भर में कांग्रेस करेगी, उससे क्या मैसेज चला जाएगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि अतीत के पन्ने फिर पलटे जाएंगे, फिर बताया जाएगा। और इन सब के बीच मीडिया की भागीदारी क्या इस रूप में होगी कि वह निष्पक्षता के साथ मौजूदा वक्त और अतीत की परिस्थितियों का आकलन करे? यकीनन नहीं करेगी। तो फिर सब कुछ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आज बात की शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि जब 10 अगस्त को कांग्रेस में नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि सोनिया गांधी का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है, तो इसके बाद कौन अध्यक्ष होगा कोई सुगबुगाहट आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि या तो सोनिया गांधी ही होने वाली हैं या फिर राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की दिशा में कुछ शोर होगा, कुछ हंगामा होगा, कुछ अधिकार वो चाहेंगे। ये सारी परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन किसी तरीके की हलचल समाज के भीतर आपको कांग्रेस को लेकर या उनके अध्यक्ष को लेकर कहीं सुनाई नहीं देगी। 10 अगस्त तक भी सुनाई नहीं देगी। शोर किस बात का होगा? राम मंदिर बनने वाला है। राम मंदिर की भव्यता, उसमें प्रधानमंत्री का जाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वहां पर उस दौर को जीने की प्रक्रिया को पैदा करना, इस देश के भीतर में वह शोर नहीं होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले क्यों दे रही है, हाई कोर्ट उस दिशा में क्यों जा चुका है, देश का इलेक्शन कमीशन भी सरकार के पक्ष में कैसे हो गया है, इस देश के भीतर में ब्यूरोक्रेसी के भीतर क्या कसमसाहट है, इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी डामाडोल है, कितने पेट भूखे हैं, 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं, कोई शोर नहीं होगा। अब सवाल है कि वो राजनीति जो बार बार इस बात का एहसास कराती है कि असल हमको जनता ने चुना है और अब चुनी हुई सरकार को ही बेदखल करने की स्थिति में अगर दिल्ली आ गई है, तो हम अब देश भर में घेराबंदी करेंगे और आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के घर को भी घेर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, करना ही चाहिए, लेकिन क्या इससे भी बात बनेगी? हमें लगता है कि आज कांग्रेस का ही जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के जरिए जरा इस देश की राजनीतिक अवस्था को समझ लीजिए, मौजूदा वक्त में क्या कुछ हो रहा है इसे जान लीजिए, और लड़ने के तरीके होने क्या चाहिए यह भी जान लीजिए। क्योंकि कांग्रेसी अभी भी सुविधा खोजते हैं, अभी भी वह चाहते हैं कि उनकी अपनी पावर की मौजूदगी हमेशा उनके साथ रहे, और जब वो चले तो भीड़ पीछे चले। यह स्थिति इस देश की नहीं है, और यहीं से इस बात की शुरुआत हमें लगता है करनी चाहिए, क्योंकि यह हर किसी को पता है मौजूदा वक्त में आरबीआई हो, बैंक हो, देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो, एमएसएमई की स्थिति हो, छोटे व्यापारियों की स्थिति हो, कृषि प्रधान देश है, लेकिन जो किसानों की स्थिति है, जो मजदूरों की स्थिति है, सबकी स्थिति डामाडोल है। और बार बार मौजूदा वक्त में कोविड को ही हर कोई ढाल बना रहा है। इस ढाल के जरिए कहा जा रहा है हमारी इकोनॉमी नीचे चली गई, इसी ढाल को बनाकर कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में तो आप घर में कैद रहिए, स्थिति ठीक हो जाएगी, जब ठीक होगी तब बाहर निकलेगा। लेकिन कोई विजन देश के सामने सरकार का है ही नहीं। इसीलिए चाहे वो सीमा पर चीन का सवाल हो, चाहे देश के भीतर में अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था का सवाल हो, सब पे हर कोई ने मौन व्रत धारण कर लिया है।
और जब इन पन्नों को हमको लगता है आज पलटने की कोशिश करें तो कुछ बातें और साफ होनी चाहिए। जो छिटपुट आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, जो छिटपुट तरीके से कांग्रेस ट्विटर के जरिए चीजों को सामने लाती है, अब इसका वक्त नहीं है। गहलोत क्या नहीं जानते थे कि जिस राजभवन के भीतर वह विरोध के लिए जा रहे हैं, प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, 1993 में उसी जगह पर भैरव सिंह शेखावत भी पहुंचे थे और इसी तरीके से उन्होंने भी धरना दिया था। तब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन तब और अब में एक बड़ा अंतर आ चुका है। उस समय इंस्टीट्यूशंस फिर भी सक्रिय होना चाहते थे। इंस्टीट्यूशन के भीतर काम करने वाले लोगों के कुछ सवाल थे क्योंकि चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं थी। अब तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तब आप क्या करेंगे? और खास तौर से शुरुआत हमको लगता है आज कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर ही की जाए, क्योंकि 10 अगस्त को कांग्रेस में नया अध्यक्ष आएगा, या कहें सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पुराने पन्नों को पलटेंगे तो राहुल गांधी दिसंबर 2017 में अध्यक्ष जरूर बने थे, लेकिन अगस्त में फिर सोनिया गांधी, अगस्त 2019 में दोबारा सोनिया गांधी आ गई और 10 से 1 साल का कार्यकाल था जो 2020 में पूरा हो रहा है। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार ही रहा है? क्योंकि आजादी के बाद से जब जब परिस्थिति टटोलना शुरू कीजिएगा तो गांधी परिवार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बहुत कम रहा है। सोनिया गांधी सबसे ज्यादा वक्त रही है 1997 से लेकर लगातार 2017 तक रही है। इतनी लंबी अवधि में कभी इसका अतीत कांग्रेस का रहा ही नहीं है। इवन जवाहरलाल नेहरू जब इस देश में पहली बार नेशनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बने, उस समय भारत में 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेहरू, लेकिन उसके बाद जेबी कृपलानी बने 1947 में, 1948-39 में पट्टाभी सीतारमैया बने थे, 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे, और इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू हुआ 1951 में तो नेहरू दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन नेहरू भी 1951 से लेकर 1954 तक बने, उसके बाद वो नहीं बने। इंदिरा गांधी के काल में जब आइएगा तो इंदिरा गांधी अपने तौर पर जब अध्यक्ष बनी थी, वह दौर सबसे पहले याद कीजिए 1959, उस समय इंदिरा गांधी बनी थी, और वो इसलिए बनी थी क्योंकि मौजूदा वक्त में जब राष्ट्रपति शासन का जिक्र होता है ना तो इंदिरा गांधी याद आती है। उसकी वजह है केरल की सरकार में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया गया था। हालांकि नेहरू नहीं जानते थे, लेकिन कैबिनेट ने डिसीजन लिया और उस समय नंबूद्रीपाद वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई और इंदिरा गांधी को ही यहां से भेजा गया था केरल कि वहां जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसका एनालिसिस करें, आकलन करें। उन्होंने रिपोर्ट बनाई और उसको कैबिनेट ने पास किया और वहां राष्ट्रपति शासन लग गया। तो 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी। लेकिन उसके बाद देखिएगा कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है, उस पीरियड में वह कभी भी अध्यक्ष नहीं बनती है। वह अध्यक्ष बनती है तब जिस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार थी, 1978। उससे पहले की स्थिति में आइएगा तो एक सहन में दिमाग में रखिए कि इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर काल के दौर में कामराज भी थे, नजलिम्पा भी थे, जगजीवन राम भी थे, शंकर दयाल शर्मा भी थे, देवकांत बरुआ भी थे, ब्रह्मानंद रेड्डी भी थे, और फिर 1978 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनती है और 78 से लेकर 84 तक वो लगातार रहती है, जब उनकी हत्या हो जाती है 1984 में। राजीव गांधी का कार्यकाल एक ऐसा था जिसमें वह प्रधानमंत्री भी और अध्यक्ष भी, 1985 से लेकर 1991 तक वह अध्यक्ष रहे राजीव गांधी। और यही वो परंपरा उसके बाद से शुरू हुई जिसमें अपने तौर पर पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, अध्यक्ष भी रहते हैं। 1996 से 98 के बीच में याद कीजिए सीताराम केसरी, उसी दौर में फिर सोनिया गांधी का आगमन होता है, फिर सोनिया गांधी बनती है और सोनिया गांधी लगातार बनी रहती है 17 तक। 17 में राहुल गांधी आए। सवाल यह है कि अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। सवाल है कि कांग्रेस का मतलब अगर गांधी फैमिली है तो क्या गांधी फैमिली ही अध्यक्ष भी होनी चाहिए, या फिर अध्यक्ष किसी और को बनाया जाना चाहिए जिसके जरिए इस देश के भीतर में कांग्रेस के तमाम संगठन सक्रिय हो सके। क्योंकि संगठनों की भी एक फहरिस्त है। कांग्रेस सेवा दल क्या कर रहा है कोई नहीं जानता है। ये कांग्रेस का जो इंडिया यूथ कांग्रेस है वो क्या कर रही है कोई नहीं जानता है। ऑल इंडिया में महिला कांग्रेस जो वो क्या कर रही है कोई नहीं जानता है। इंटेक क्या कर रहा है जो ट्रेड यूनियन में जाता था कोई नहीं जानता है। एनएसयूआई की भूमिका यूनिवर्सिटीज में कितनी सिमट गई है ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। यहीं से सवाल होता है कि क्या राज्य भवनों के घेराव से काम चलेगा।
हमें लगता है कि मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के दौर में खास तौर से इस देश के जितने इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया गया है, अब लड़ाई एक दूसरे स्तर पर कांग्रेस को भी लड़नी होगी और यह लड़ाई चुनाव के बहिष्कार की होगी। यह लड़ाई पार्लियामेंट में नहीं जाने की होगी। यह लड़ाई विधानसभा से बाहर रहकर संघर्ष करने की होगी। यानी ये एक ऐसी लड़ाई, और इतना ही नहीं, जो पार्लियामेंट की जो संसदीय समितियां होती है उससे भी कांग्रेस के लोगों को बाहर निकलना होगा। और एक साल तक 2021 पूरा 2022 में उत्तर प्रदेश इलेक्शन के समय आप आ जाइए, लेकिन आज से लेकर 2021 के अंत तक यह मानकर चलिए कि इस देश के भीतर में अगर लोकतंत्र को बचाने की राह निकालनी है तो कांग्रेस को सड़क पर आना होगा, चुनाव के मूड से बाहर निकलना होगा। हालांकि इस दौर में कोई बड़े चुनाव भी नहीं होने हैं। एक बिहार का चुनाव होना है, कांग्रेस के पास सत्ता आएगी नहीं। उसके बाद देखिए बंगाल में चुनाव होने हैं 2021 में, वहां भी सत्ता नहीं आएगी। उसके बाद छोटे राज्य हैं, असम है, केरल है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है। लेकिन यह मैसेज अगर निकल कर आएगा कि अब कांग्रेस ने इलेक्शन के दायरे से खुद को बाहर इसलिए कर लिया है क्योंकि इलेक्शन लड़कर चुनाव जीतने के बाद भी जो राजनीतिक सत्ता दिल्ली में बैठकर चुनी हुई सत्ता को बेदखल कर दे, तो इसका मतलब है कि इस देश में डेमोक्रेसी आखिरी कील ठोक दी गई है कि अब खत्म हो गई। यानी लोगों को एक वोट का जो पावर था वह भी खत्म हो गया। यही स्थिति इस देश के भीतर में है। तो अगर गहलोत वहां पर कल संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान में, इससे पहले कमलनाथ कर रहे थे संघर्ष, उससे पहले कर्नाटक में संघर्ष हो रहा था, उससे पहले गोवा में संघर्ष हो रहा था, उससे पहले उत्तराखंड में संघर्ष हो रहा था, इन संघर्षों का कोई मतलब नहीं है। आने वाले वक्त में अगर यह मैसेज इस देश के सामने साफ हो गया कि चुनी हुई सरकार भी बर्खास्त हो जाएगी, चुनी हुई सरकार के विधायक भी खरीद लिए जाएंगे, तो फिर चुनाव में जाने का मतलब क्या है? और अगर उसका विरोध करते हुए अगर आप अदालतों के चक्कर लगाते हैं और अदालत भी आपके खिलाफ जाती है, आपको कोई राहत नहीं देती है और संविधान के इंटरप्रिटेशंस भी इस दौर में बदल जाएंगे, तो आप चुनाव में जाकर क्या कीजिएगा? इस देश में को इकट्ठा करने से पहले अपनी पार्टी को एकजुट कीजिए, उसको सड़क पर लाइए और फिर लोगों को जोड़िए, क्योंकि क्राइसिस इस देश के भीतर में हर स्तर पर है। और जब जब आप चुनाव के मोड में आएंगे या सत्ता बचाने के मोड में आएंगे, जनता आपसे अलग हो जाएगी। आपको इस मूड में आना होगा। फिर आप 2022 में आ जाइएगा ना, उस समय 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, मणिपुर में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, और साल के अंत होते होते दिसंबर में तो गुजरात में भी चुनाव हो सकते हैं 2022 में। तब आप सक्रिय हो जाइएगा। लेकिन एक साल के पीरियड में चुनाव के मोड से बाहर निकल जाइए। इसलिए निकल जाइए क्योंकि मौजूदा वक्त में कमोवेश हर सेक्टर की स्थिति नहीं, बल्कि हर सेक्टर को संभाले हुए जो लोग थे उनकी बातों को यह देश सुन रहा है, जान रहा है। मसलन 2 दिन पहले उर्जित पटेल जो आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि इस देश के कॉरपोरेट और अपने साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून है उसको कमजोर किया गया, आरबीआई के पावर्स को कमजोर कर दिया गया। और फरवरी 2018 में जब आरबीआई ने एक नोट जारी किया यह कहकर कि जो भी कर्ज नहीं चुकाएगा बैंक का, उसको डिफॉल्टर जब घोषित किया जाएगा तो उस कंपनी के जुड़े हुए जो प्रमोटर्स हैं वह उस डिफॉल्टर कंपनी के ऑक्शन में शामिल नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, किसी को भी अच्छा लगेगा कि कोई कंपनी दिवालिया हो रही है। उस दिवालिया को होने में तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो उसके प्रमोटर्स हैं उनकी भी हिस्सेदारी होगी, और अगर प्रमोटर पे कार्रवाई नहीं होगी, उनको नहीं रोकेंगे, तो कल फिर वो खरीद लेंगे। बहुत अच्छी बात, सरकार ने नहीं माना। यही बात का जिक्र उर्जित पटेल ने किया और उसके बाद जून होते होते स्थिति बदल गई और स्थिति यह आ गई कि आरबीआई ने कहा हम अदालत जाना चाहते हैं। तो जो वकीलों का पैनल था उसमें से लास्ट मोमेंट का मतलब होता है कि कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और आज रात में कह दिया गया सारे वकीलों ने हम आरबीआई के साथ नहीं, हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर अरुण जेटली साहब थे, सरकार में नरेंद्र मोदी ही हैं जो अभी भी हैं। तो इस सरकार ने आरबीआई जो नियम आरबीआई को बचाने के लिए कर रही थी उसको और कमजोर कर दिया गया। इस देश के भीतर में जनता का पैसा कर्ज लेकर जो भाग जाते हैं उनको रोकने का प्रयास हो रहा था, उनमें खुली छूट हो गई। यह एक प्रोसेस है। इतना ही नहीं, याद कीजिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे अरविंद सुब्रमण्यम को, उन्होंने पद क्यों छोड़ा?
उनका मैसेज उनकी किताब में नजर आता है कि यह सरकार चाहती थी कि डाटा बदल दिया जाए, जीडीपी का डाटा बदल दे। कमाल की सोच है कि जीडीपी का डाटा अगर कोई बदल के ऊपर ले जाए तो देश प्रोग्रेस करने लगेगा। अरविंद सुब्रमण्यम ने छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अगर ध्यान दीजिएगा तो इस देश के भीतर में बड़ी तादाद में आईएएस नौकरी छोड़ रहे हैं। जो आईएएस नौकरी छोड़ने वालों की फहरिस्त में हमको लगता है कि नाम आपको सुभाष चंद्र गर्ग का भी याद रखना चाहिए, जो इस देश की इकोनॉमी के बारे में जब बोलने लगे और उस समय वह वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर थे, उनको वहां से हटा दिया गया, उन्होंने पद छोड़ दिया। उसके बाद यंगस्टर में आइएगा तो कनन गोपीनाथ, उन्होंने पद छोड़ा अगस्त 2019 में। एस शशिकांत संथिल, इन्होंने पद छोड़ दिया, आईएएस थे। कशिश मित्तल, इन्होंने पद छोड़ दिया। एक हरियाणा में थी रानी नागर, ये डायरेक्टर आर्काइव्स में थी और ये एडिशनल डायरेक्टर हुआ करती थी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। इन्होंने तो अपना इस्तीफा फेसबुक के जरिए भेज दिया। एक लंबी फहरिस्त है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार का नजरिया क्या है। सरकार बिल्कुल अपने हिसाब से चल रही है, इंस्टीट्यूशन का कोई महत्व नहीं है, आईएएस होने का कोई महत्व नहीं है। बड़ी तादाद में जो भर्तियां हो रही है वो अपने लोगों की भर्ती होती है। उससे इस रूप में भी समझ लीजिए कि मौजूदा वक्त में जो ईडी हैं या सीवीसी हैं उसमें आईएएस की नियुक्ति नहीं है। सीवीसी और ईडी दोनों पदों पर जो शख्स बैठे हुए हैं वह लोग जो हैं वह एक तो आईआरएस है जो संजय कुमार मिश्रा है जो ईडी में है, और जो सीवीसी में है चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है वो इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर से आए हुए हैं, यानी आईपीएस है शरद कुमार, वो उससे निकले हुए हैं, वो उनके अनुकूल हैं। इन सब के बीच आईएएस के पैरेलल में जो नॉन आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति हुई है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? इनकम टैक्स में, रेलवे में, फॉरेस्ट ऑफिसर में, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल में बड़ी तादाद में हुई है, ईडी में बड़ी तादाद में इन लोगों की भर्ती हो गई। तो इन जगहों पर अपने लोगों की भर्ती, यानी वह महकमा जो इस देश के भीतर में ब्यूरोक्रेसी का भी था वह भी खत्म हो गया। हमारे अपने लोग इस डिज़ाइन में आ गई चीज़ें। डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? इसके बाद आइए, जो एनपीए का जिक्र बार बार होता है, हमको लगता है जब मनमोहन सिंह सरकार जा रही थी 2014 में, तब का एनपीए सिर्फ 2,25,000 करोड़ था और आज की तादाद में ये 10 लाख करोड़ हो गया है। इस 10 लाख करोड़ से इतर 6 लाख करोड़ वह है जो माफ कर दिया गया, जिसको कि बैंक के बुक से हटा दिया गया। और उसके बाद आरबीआई अब जानकारी दे रहा है कि आने वाले वक्त में स्थिति इतनी बिगड़ने वाली है कि जो एनपीए है वह हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाएगा, सबसे बड़ा 20 साल में। और ये परसेंटेज बहुत हाई है। मसलन अगर आप समझना चाहें तो कॉरपोरेट का जो परसेंटेज है पब्लिक सेक्टर बैंक पे एनपीए का वो 58%, एमएसएमई जिसको बचाने की जद्दोजहद जो लगातार हो रही 82%, और इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग लोन लेते हैं वह भी पैसा नहीं लौटाते हैं, वह भी जो कन्वर्ट हुआ है वह भी 80% तक का है। इसका मतलब है कि एक के बाद एक इंस्टीट्यूशन, ये गहलोत की सरकार जा रही है इसलिए इस देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं। और डेमोक्रेसी नहीं है तो उसमें गहलोत की सरकार क्या, और आने वाले वक्त में पंजाब के कैप्टन की सरकार क्या, और छत्तीसगढ़ में बैठे बघेल की सरकार क्या? कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। तो लड़ाई अगर सत्ता के लिए लड़ी जाएगी तो जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी। आपको जनता के साथ खड़े होना है और इस सत्ता की लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाना है। यह समझ हमें लगता है कि नहीं आ पा रही है ना कांग्रेस के भीतर इस बात की, क्योंकि हर किसी को अपने तौर पर पद चाहिए और उस पद के जरिए वह लड़ाई भी लड़ना चाहता है तो इस ताकत से लड़ना चाहता है जहां पर उसकी महत्ता हो, जबकि आपको जनता के साथ खड़ा होना होगा। संस्थानों के भीतर जो ब्यूरोक्रेसी है, इस देश के भीतर में जो इंस्टीट्यूशंस नहीं काम कर पा रहे हैं, उनको सक्रिय करने के लिए उनके साथ खड़ा भूल जाइए कुछ देर के लिए। और हमें लगता है कि अब जब संसद का सत्र भी शुरू हो, कांग्रेस को तो चाहिए कि बाहर एक मकान ले ले, एक किराए का मकान ले ले, उस मकान में खोले कि सारे पार्लियामेंट्रीज यहीं बैठेंगे। ठीक इसी तरीके से विधानसभाओं में भी, क्योंकि चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो भोपाल हो, अगर सब कोई दिल्ली से ही चल रहा है और दिल्ली की उंगलियों पर ही नचाया जाता है तो सारी लड़ाई दिल्ली में आकर दिल्ली के तरीके से लड़नी होगी और उसके लिए जनता को साथ लेना होगा। पार्लियामेंट को जो मन चाहे सो पास करे, हम शरीक उसमें नहीं होंगे। अगर ये कांग्रेस कर सकती है, विपक्ष कर सकता है, तो खुद ब खुद इस देश के भीतर में ये सवाल उठेगा कि आप किस डेमोक्रेसी के मंदिर का जिक्र कर रहे हैं जहां बैठकर आप अपने तरीके से, क्योंकि बहुमत आपके पास है, सिर आपके पास है और उन बहुमत को बनाए रखने के
तरीके या कमजोर बहुमत ना पड़े, इसके तमाम उपाय आपने इस देश की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को ही अपने कब्जे में करके इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, तो फिर कहां चीजें बचेंगी? तो इसका मतलब है पार्लियामेंट भी डाइल्यूट हो गया, विधानसभाएं भी डाइल्यूट हो गई, सुप्रीम कोर्ट कुछ समझ नहीं पा रहे हैं लोग, हाई कोर्ट की स्थिति नाजुक है, मीडिया इन सब के बीच में भूमिका जो जी रहा है वो सत्ता अनुकूल ही रहेगा। तो ऐसे में जब जन आंदोलन की दिशा में कांग्रेस बढ़ेगी तो प्रांत दर प्रांत, डिस्ट्रिक्ट दर डिस्ट्रिक्ट, अभी तक तो हम लोग जिक्र करते थे कि आप टेलीविजन ना देखिए, हमें लगता है कि स्थिति यह आ गई है कि जिले दर जिले स्तर पर अब न्यूज चैनलों को बंद करवाना होगा, क्योंकि सूचना का प्रसार और प्रचार जो है जिन माध्यमों से हो रहा है, अगर वह निष्पक्ष नहीं है, अगर वो जनता की मुश्किल हालातों से रूबरू नहीं कराता है आपको, तो फिर उसे बंद करा दीजिए। क्यों नहीं बंद करा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट दर डिस्ट्रिक्ट लोग खड़े हो जाएंगे और जिले दर जिले चीजें, और ये गांव तक की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको चुनाव के रास्ता छोड़ना पड़ेगा और उस रास्ते को पकड़ना होगा जो जनता के साथ, जनता के मुश्किल हालातों के बीच खड़ा होगा। हमारे कहां से यहां पर गोलबंदी कांग्रेस अपनी भी कर सकती है, जो उसके तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिखरे पड़े हैं उसे भी जोड़ सकती है। इस देश के भीतर में विपक्ष जो लगातार सेंटर की एजेंसी के साथ रेंगते रहता है और फंसा रहता है इसमें, और चंद सुविधा पाने के लिए कहीं एमएलए बन जाए, कहीं सांसद बन जाए, कहीं कोई पद मिल जाए, इन सब को छोड़िए एक साल के लिए और कूद जाइए जनता के साथ उन परिस्थिति में, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं बच रहा है और आपके अनुकूल कुछ भी फैसला नहीं होगा और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। इन स्थितियों में इस देश की लड़ाई लड़नी होगी, अन्यथा आपके पास कुछ नहीं आएगा। क्योंकि इस देश के भीतर में जब श्रमिक घर लौट रहा था तो क्या आंकड़े आए? आंकड़े आए कि 110 मौतें रेलवे में हो गई। यह आंकड़ा चौंकाता है, 110 मौत रेलवे में हो गई। दूसरा आंकड़ा फिर निकल कर आया कि दरअसल 428 करोड़ का लाभ भी रेलवे ने कमा लिया इसी दौर में। यह कौन सी स्थिति है? जब आप एनपीए में जाते हैं तो इस देश के भीतर में होटल्स का एनपीए 45,000 करोड़ का है, एयर इंडिया के ऊपर जो है वो लगभग 30,000 करोड़ का है, रियल एस्टेट का लगभग 2,30,000 करोड़ का है। हर सेक्टर को ऐसे जोड़ते चले जाइएगा तो हर कोई अगर इस देश में जनता की पूंजी जो बैंकों में जमा है उसी से कर्ज उठाकर अपनी सुविधाओं का उपभोग कर रहा है, क्योंकि अब वो साइकिल में तो है नहीं, इंस्टीट्यूशन चल नहीं पा रहे हैं, तो फिर जनता को ही तय करना होगा कि अब उसको क्या पहल करनी और उसको दिशा निर्देश देने की स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज को आना चाहिए, क्योंकि हर जनता अपनी जगह अकेली है। जनता को जोड़ने के लिए खुद को जोड़िए और खुद को जोड़ने के बाद जब आप संघर्ष करेंगे तो वह जनता खुद ब खुद आपसे जुड़ेगी। लेकिन यह सोचिएगा कि राजभवन जनता घेर ले तो जनता घर से नहीं लेगी। लेकिन जिस दिन यह सोच लीजिएगा राजभवन इसलिए घेर रहे हैं कि अब हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम इस देश में डेमोक्रेटिक सेटअप चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए शब्दों का इंप्लीमेंटेशन इस देश में चाहते हैं, तो चीजें लौटेंगी। इस देश में जीने का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, इस देश के भीतर में रोजगार पैदा होना चाहिए, इंडस्ट्री चलनी चाहिए, कॉर्पोरेट चलना चाहिए, किसानों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये कौन सी दूर की गोटी है, लेकिन वह सारी सुविधाएं उस सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में क्यों आती है जिसकी सत्ता होती है, और उसके बाद किसी की भी सत्ता आ जाए वह भी उसी रूप में अगर ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो जाता है तो कोई अंतर नजर नहीं आएगा। कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा, अंतर किसी में नजर नहीं आएगा, सभी एक ही खांचे में नजर आएंगे। और इसी परिस्थिति का लाभ मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है, जहां वो खुद को अलग थलग बतलाते हैं और पूरे इंस्टीट्यूशन को नए तरीके से उन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया। यानी कल तक जो छुप छुपा के होता था वो ट्रांसपेरेंट कर दिया उन्होंने कि ये देखिए पारदर्शिता हम ऐसे ही करेंगे, अब आप कीजिए। आपको कोई अल्टरनेटिव नजर नहीं आएगा। अल्टरनेटिव इसलिए नजर नहीं आएगा क्योंकि जनता के सवाल ही गायब है, तो अल्टरनेटिव कहां से आएगा? आपके अपने सवाल हैं, उस सवालों से जनता को कोई मतलब नहीं है। अब वहां पर गहलोत सीएम रहे या सचिन पायलट रहे या वसुंधरा राजे फिर से आ जाए या XYZ कोई दूसरा आ जाए, क्या असर पड़ेगा जनता पे? एक सवाल है। असर तब पड़ेगा जब संघर्ष का रास्ता जनता के बीच से निकालने की इस लिहाज से कोशिश होगी। अब तब तक चुनाव नहीं जब तक इस देश में डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होगा। चूल्हे हिल जाएंगे इस देश में बैठी हुई दिल्ली की सत्ता की। आजमा के देखिए, पार्लियामेंट को खारिज कीजिए, विधानसभाओं को खारिज कीजिए, तब देखिए क्या स्थिति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।